तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिएनमिंग वाटरफॉल में कूद चुका था, जहां उसे अपने सामने 2 लिवर्स दिखाई देते हैं। इनको अच्छे से देखने के बाद टिएनमिंग ने ब्लैक लिवर को प्रेस कर दिया था, जिसके बाद मैकेनिकल सिटी का सारा पानी साफ हो जाता है। यहाँ मास्टरबैन और उसके दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि आखिर 3 बच्चों ने मिलकर पूरे मैकेनिकल सिटी की जान बचा ली। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये बात नोट करते हैं कि वीजोंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीजोंग हम लोगों को यहाँ पर जान से नहीं मारना चाहता। वो हमें सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो हमारे जरिए से 1000 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के हीरोज को पकड़ सके। ये सब जानने के बाद मास्टरबैन कहते हैं फिर तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि हम लोग उन्हें वक्त रहते ही वार्न कर सके। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये बात भी जानते थे कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर डाउसी जवाब देता है कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम में से एक इंसान है जो कि इन सब का मुकाबला कर सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड टिएनमिंग से शुरू होता है, जहाँ उसने लिवर को प्रेस कर दिया था और अब वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ मैकेनिकल टेंटिकल्स जकड़ लेती है, जो कि धीरे धीरे करके उसे पानी के अंदर खींच रही थी। यहाँ पानी के अंदर टिएनमिंग सांस नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वो झटपटाना शुरू कर देता है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि टिएनमिंग का कर्स भी एक्टिवेट हो गया था। यहाँ सांस ना ले पाने की वजह से हम देखते हैं कि टिएनमिंग कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया था। वहाँ पहुंचने के बाद टिएनमिंग अपने आसपास की जगह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक उसको एक पैरेट दिखाई देता है, जो कि टिएनमिंग से कह रहा था तो तुम वापस आ गए। टिएनमिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उसको अपने सामने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास वही जेड लॉकेट पड़ा होता है, जो कि टिएनमिंग हर वक्त अपने गले में पहन कर रखता था। इसके बाद अचानक ही टिएनमिंग अपने सेकंड विजन में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां वो चारों तरफ देखता है कि जंग की वजह से आग लगी हुई है और वो शायद इस जगह से दूर भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका कैरिज पलटकर एक खाई में गिर जाता है। यहाँ खाई में गिरने के बाद टिएनमिंग उठकर देखता है कि उसके सामने वही मून गॉडेस खड़ी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तभी अचानक वो मून गॉडेस बहुत सारे स्नेक्स में बदलना शुरू कर देती है, जो कि टिएनमिंग को धीरे धीरे करके जकड़ रहे थे। दोस्तों शायद ये विजन आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को सिंपल करके बताता हूँ कि ये सारा के सारा काम उस कर्स का है। यानी कि वो कर्स इन यादों के साथ धीरे धीरे करके टिएनमिंग को पागल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टिएनमिंग का सर दर्द से पटा जा रहा था। यहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मास्टरबैन और उनके सारे दोस्तों पर आ जाता है, जिन लोगों ने मिलकर एक प्लान बना लिया था। मास्टरबैन अपने दोस्तों से कहते हैं कि जैसे तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि डाउजी की रफ्तार बहुत ही हाई है, उसको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया, इसलिए हम यहाँ पर डाउजी का इस्तेमाल करेंगे। वो बड़ी तेजी के साथ सेंट्रल हॉल से गुजरते हुए सीधा मास्टर गाइनी और बाकी के लोगों तक जाएगा, ताकि सबसे पहले तो वो उन सबको वार्न कर सके और उसके बाद वो हमारे लिए भी मदद बुलवा लाए। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने मेन हॉल का दरवाजा ओपन कर लिया था, जिससे डाउजी हवा की स्पीड के साथ वहां से बाहर की तरफ निकलकर भागना शुरू कर देता है। यहाँ डाउजी की रफ्तार इतनी ज्यादा हाई थी कि यूनफो तो उसके सामने चाय कम पानी लग रहा था। तभी मास्टरबैन उसकी मदद करने के लिए वहां पर एरोस भी शूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि डाउजी की रफ्तार काफी ज्यादा हाई है, वो बड़ी आसानी के साथ इन सारे एरोस को डॉज कर लेगा। साथ ही साथ डाउजी 2 शील्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस रोंग को भी बचा लेता है। इसके बाद कैलियन और यूनफो दोबारा मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से इन दोनों की चुंगल से निकल जाता है। यहाँ तक कि वो वीजोंग की तलवार की स्प्लैश को भी बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और इसी के साथ साथ वो बाकी के हमलों को भी डॉज करते हुए वहां से बाहर निकल गया था। जबकि यहाँ पीछे मास्टरबैन और उनके साथी मिलकर वहां पर मौजूद उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो दरवाजा वहीं पर जाम हो जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर वूशेंग ने बड़ी तेजी से आगे आते हुए उस दरवाजे में अपना हाथ फंसा दिया था, ताकि वो लोग ये दरवाजा दोबारा से क्लोज ना कर सके। और साथ ही साथ कैलियन भी अपने स्नेक्स को इनर सेक्टर में इंटर करवा देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तभी यहाँ सेंट्रल हॉल में खड़ा वीजोंग बाइफेंग से कहता है कि जल्दी से जाओ, तुम्हें उस लड़के को रोकना होगा इससे पहले कि वो उन हीरोज तक पहुंच सके। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि बाइफेंग की रफ्तार अपनी टीम में सबसे ज्यादा हाई है, तो इसलिए हम देखते हैं कि डाउजी इससे पहले कि गैलरी तक पहुंच पाता, बाइफेंग वहां पर पहले से ही मौजूद था, जो कि डाउजी से कहता है कि तुम किंग्स ऑफ थीव हो, यानी कि तुम्हें कुछ भी चुराना हो तुम वो चुरा सकते हो, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। क्या ये बात सच है? जिस पर डाउजी उसे जवाब देता है, हाँ, जब तक मुझे वो चीज पसंद है मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये जवाब सुनने के बाद बाइफेंग कहता है फिर तो डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद है या नहीं, जो सुनकर डाउजी थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो उससे कहता है कि भला तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, मैं भला अपनी जिंदगी को क्यों चुराऊंगा? जिस पर बाइफेंग उससे कहता है लगता है तुम समझे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अपनी जिंदगी को मुझसे चुराना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिस पर डाउजी उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरी रफ्तार के बारे में मालूम भी है कि मैं रफ्तार में कितना ज्यादा अच्छा हूँ? यहाँ डाउजी अभी ये बात कर ही रहा था कि तभी बाइफेंग बड़ी तेजी के साथ
टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और वो उससे कहता है कि यार तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो। जो सुनकर डाउजी काफी ज्यादा शौक हो गया था और वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे पहुंच पाता बाइफेंग वहां पर पहले से ही मौजूद था। ये देखकर तो डाउजी को अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली दफा इतनी फास्ट इंसान को देखा है। वो चाहे कितनी भी तेजी के साथ वहां से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता, लेकिन बाइफेंग उसके सामने आकर उससे रोक ही लेता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा तंग आ गया था। तभी बाइफेंग उससे कहता है तो अब तो तुम्हें मेरी स्पीड के बारे में मालूम हो ही गया, तो अब क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ को मुझसे चुराने के लिए? जिस पर डाउजी दोबारा से फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की के जंगल से भागकर नहीं निकल पाया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, नहीं तो इस पूरी दुनिया में मुझे रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये कहते साथ ही वो अपनी लाइटनिंग स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि बाइफेंग भी उसे देख नहीं पा रहा था। बाइफेंग उस पर अपने ट्रैकिंग फेदर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक गया था। जिस पर डाउजी एक जगह पर रुककर कहता है मुझे माफ करना, लेकिन अभी तक तुमने मेरी असली रफ्तार को देखा ही नहीं। और ये कहते साथ ही वो उसी लाइटनिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहां से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जो देखकर बाइफेंग ने भी फौरन से अपनी उसी जायंट बर्ड को बुलवा लिया था और वो उस पर खड़ा होकर फौरन से डाउजी को पीछा करना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर फौरन से टियानमिंग पर आ जाता है। उसे अभी भी उन स्नेक्स ने काफी बुरी तरीके से जकड़ कर रखा हुआ था। टियानमिंग की सांस धीरे धीरे करके बंद हो रही थी, क्योंकि असल में वो पानी में मौजूद था और इसी वजह से वो मौत की कगार पर आ जाता है। तभी अचानक उसको अपने सामने मास्टर गाइनी दिखाई देते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना, क्योंकि तुम कमजोर होने के लिए नहीं पैदा हुए। और साथ ही साथ उसको यूवी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि टियानमिंग से कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि अचानक से टियानमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उस पर मौजूद वो सारे स्नेक्स उड़कर दूर चले जाते हैं, जबकि वो भी पानी से बड़ी तेजी के साथ निकलता हुआ बाहर आ गया था। और वो पानी से निकलते ही सीधा गुंगशू चाओ के मैकेनिकल स्नेक पर लैंड कर देता है, जहां हमें साथ ही साथ दिखाया जाता है कि वो मैकेनिकल टेंटिकल्स भी उसने तोड़ दिए थे। ये देखकर तो गुंगशू चाओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि एक छोटे बच्चे ने उस बड़े से बीस्ट को कैसे हरा दिया, जबकि वहां पर खड़ा टियानमिंग गुंगशू चाओ पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। अचानक से उसकी नजर वहां पर मौजूद यूवी पर पड़ गई थी, जबकि साथ ही साथ उसे इस बात ने काफी ज्यादा हैरान भी कर दिया था कि यूवी आखिरकार बेहोश क्यों है। जिस पर गुंगशू चाओ उसे बताता है कि हम दोनों जब उस केव से बाहर निकलने वाले थे, तभी अचानक तैरते तैरते ये लड़की डूबना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसके पेट में पानी चला गया और इसी वजह से ये बेहोश भी हो गई है। जबकि असल बात तो ये थी कि गुंगशू चाओ ने उसे खुद बेहोश किया था और वो यहाँ पर टियानमिंग को भी जान से मार देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि गुंगशू चाओ टियानमिंग पर अटैक कर पाता, यूवी होश में आ जाती है, जो कि टियानमिंग से कहती है कि पीछे देखो। और टियानमिंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गुंगशू चाओ का मैकेनिकल पंच फौरन से आकर उसके माथे पर लग गया था, जिसकी वजह से उसके माथे से थोड़ा सा खून भी निकल जाता है। लेकिन इसकी वजह से टियानमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कहता है कि बुढ़ाऊ, तुम मुझे यहाँ पर जान से मार देना चाहते थे, और इसी की वजह से वो काफी गुस्से के साथ उसे एक जोरदार पंच करता है। यहाँ दोस्तों हमें ये बात मालूम हो जाती है कि टियानमिंग जब भी गुस्से में होगा उसकी पावर अचानक से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो उड़ता उड़ता काफी दूर चला गया था। यानी कि उस पंच का इंपैक्ट काफी ज्यादा हाई था, जो देखकर यूवी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डाउजी पर आ जाता है, जो कि अभी भी लाइटनिंग स्पीड के साथ वहां से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि बाइफेंग अपने बर्ड पर उसका पीछा कर रहा होता है। साथ ही साथ बाइफेंग उस पर अपने ट्रैकिंग फेदर से अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसे हिट कर पाए। तभी अचानक भागते भागते डाउजी की चारों तरफ से काफी सारे ट्रैकिंग बर्ड्स ने आना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर डाउजी काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा बर्ड्स के होने की वजह से हम देखते हैं कि डाउजी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई थी, और इसके अलावा वो काफी बुरी तरीके से घायल भी हो गया था। जिसके साथ अचानक से वो हवा में एक जगह पर जंप करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, अब वो वक्त आ चुका है। और ये कहते साथ ही वो अपने पैरों पर मौजूद वजन को हटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो गई थी, और इसी वजह से उसकी लाइटनिंग स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसे आसानी के साथ देखना भी बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। यहाँ दोस्तों मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने नारुतो सीरीज देखी होगी वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, यहाँ तक कि मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउजी यूं ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी बाइफेंग बड़ी तेजी के साथ आते हुए पीछे से उस पर एक अटैक कर देता है। इस अटैक को डॉज करते हुए डाउजी और बाइफेंग दोनों ही एक खाली मैदान में आ गए थे, जहाँ इन दोनों की अब एक खतरनाक फाइट शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।